नमस्कार दोस्तों। टैक्सी ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता क्या है? पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा महासागरीय जो नितल की जो उच्चावच है उसके बारे में मैंने बताया, और आज अपन पढ़ेंगे महासागरीय लवणता। ये जो टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं और रिट में भी पूछे जाते हैं, और जो कॉलेज लेक्चरर है, ज्योग्राफी है, और आरएस के जो प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं उसमें भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं लवणता। लवणता क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं कि लवणता लवणता का मतलब होता है जो महासागर होता है ना, महासागर में जो सागरीय जल का जो भार होता है, सागरीय जल का जो भार होता है, और उस सागरीय जल के भार में जो पदार्थों का जो भार, दोनों के भार का क्या कहते हैं? अनुपात ही क्या कहलाती है? लवणता कहलाती है। यानी कि सागरीय जल का भार, सागरीय जल का भार, और दूसरा उस सागर में जो पदार्थ है, पदार्थों के भार, दोनों का अनुपात, अनुपात क्या कहलाता है? लवणता कहलाता है। क्या कहलाता है? लवणता का मतलब आप ये मत समझना कि लवणता का मतलब है केवल नमक से, नहीं, नमक से नहीं है। लवणता का तात्पर्य जो महासागर में जितने भी खनिज हैं उन सभी को अपन लवणता में काउंट करते हैं। तो ठीक है, लवणता का मतलब अकेले एक लवण से नहीं है कि महासागर में जितने भी खनिज पदार्थ उन सब का अनुपात क्या कहलाता है? लवणता कहलाता है। अब बात आती है कि लवणता को किससे मापा जाता है? तो लवणता को जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है? ग्राम से। किससे मापा जाता है? ग्राम से मापा जाता है। लवणता ग्राम से मापा जाता है, और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है वो 3 जीरो में किया जाता है दोस्तों। 3 जीरो में इसको प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत में नहीं, 3 जीरो में इसको प्रदर्शित, लवणता को प्रदर्शित किया जाता है। अब लवणता को जो अपन मापते हैं, लवणता को जो अपन मापते हैं वो किस यंत्र का यूज लिया जाता है? सेलिनोमीटर। किसका यूज लिया जाता है? लवणता को जो मापने के लिए किसका यूज लिया जाता है? सेलिनोमीटर। यानी कि लवणता का सबसे पहले मैंने अर्थ बताया कि लवणता किसे कहते हैं? सागरीय जल का भार, और उस सागरीय जल में जो पदार्थों का भार, जो भी पदार्थ होते हैं उसमें खनिज लवण जितने भी हैं उनका भार क्या कहलाता है? लवणता कहलाता है। लवणता को किससे मापा जाता है? ग्राम से मापा जाता है। आगे लवणता का जो मापने का जो यंत्र है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? सेलिनोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे अपन देखते हैं कि जो लवणता है कि समुद्र में कितने लवण पाए जाते हैं। इसका सबसे पहले जो अभियान चलाया गया वो अभियान था चैलेंजर अभियान। चैलेंजर अभियान दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये जो चैलेंजर अभियान चलाया गया, ये चलाया गया था 1884 में। कब चलाया गया? 1884 में। इस अभियान के दौरान महासागरों में यह पता लगाया कि महासागरों में कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? 47। कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? चैलेंजर अभियान 1884 के दौरान पता लगाया कि अपने जो महासागरों में जो लवण पाए जाते हैं 47 प्रकार के लवण पाए जाते हैं। लेकिन जो अपन मुख्यतः लेते हैं वो कितने लेते हैं? 7 प्रकार के लवण लेते हैं। और 7 में भी जो मुख्यतः है वो कौन से हैं? केवल 4 प्रकार ही मुख्यतः है। दोस्तों यहां से फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 47 प्रकार के लवण महासागरों में पाए जाते हैं उनमें से मेनली 4 लेते हैं। 4 में से भी आपको केवल शुरुआती जो 4 है वही आपको देखने ये चैलेंजर अभियान के दौरान पता लगाया था। अब दोस्तों अपन ये देखते हैं कि जो चैलेंजर अभियान के दौरान जो लवणता वाले जो पता लगाया था कि वो कौन कौन से लवणता वाले महासागरों में लवणता वाले पदार्थ पाए जाते हैं
उनको अपन एक बार देखते हैं, और ये सीक्वेंस आपको याद रखना भी है। तो चैलेंजर अभियान चला था, चैलेंजर अभियान कब चला? 1884 में। और इसमें कितने प्रकार के खनिज लवणों की प्राप्ति हुई? 47 का पता लगा है। 7 मुख्यतः रखा गया, 7 पे आपको केवल 4 याद रखने हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं, यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट। और चौथा जो है अपना इसमें जो चौथा पाया जाएगा वो कैल्शियम सल्फेट। जो महासागरों में ये जो लवणता पाई जाएगी ये 4 सीक्वेंस से पाई जाएगी। और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2014 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा था, फर्स्ट ग्रेड 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीक्वेंस पूछी गई थी कि जो महासागरों में जो लवणता पाई जाती है वो किस क्रम में पाई जाती है। तो किस क्रम में पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड, पहला क्रम जो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। और इसकी जो महासागरों में मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 77.7%। ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी महासागरों में कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 10.9%। ठीक है दोस्तों। थर्ड मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी जो मात्रा पाई जाती है 4.7%। और कैल्शियम सल्फेट की 3.6%। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि जो महासागरों में जो लवणता जो पाई जाती है वो सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की 77%, और सेकंड मैग्नीशियम क्लोराइड की 10.9%, तीसरी मैग्नीशियम सल्फेट की 4.7%, कैल्शियम सल्फेट की 3.6%। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो कैल्शियम सल्फेट है नदियों में 60% पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60% मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट की मात्रा नदियों में पाई जाती है। अब अपन देखते हैं कि एक विद्वान है जोली, उसने ये बताया कि महासागरों में जो लवणता पाई जाती है वो कि महासागरों में इतनी लवणता पाई जाती है कि अगर महासागरों के लवण को अगर निकाल लिया जाए, अगर संपूर्ण महासागरों के लवण को निकाल लिया जाए और संपूर्ण पृथ्वी पर अगर उसको बिछा दिया जाए तो पृथ्वी की जो ऊंचाई है वो 150 फीट, 150 फीट क्या हो जाएगी? ऊंचाई बढ़ जाएगी। ये जोली ने बताया है कि अगर संपूर्ण महासागरों का जो लवण निकाल ले और उस लवण को निकालकर अगर चादर बिछा दे तो पृथ्वी की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी? 150 फीट। और यदि अगर उस संपूर्ण महासागरीय लवण को यदि अगर महाद्वीपों पर बिछा दिया जाए तो महाद्वीपों की कितने फीट ऊंचाई बढ़ जाएगी? 500 फीट। ये किसने बताया? जोली महोदय ने बताया कि अगर महासागरों के लवण को निकालकर संपूर्ण पृथ्वी पर अगर बिछा दिया जाए तो 150 फीट की ऊंचाई बढ़ जाएगी। और अगर महाद्वीपों पर ही बिछाया जाए, 29% जो महाद्वीप है, महाद्वीपीय भूभाग है, उस पर बिछाया जाए तो 500 फीट की ऊंचाई इसमें बढ़ जाएगी। तो ये अपना जो मैंने महासागरों के जो लवणता वाले में
जो पदार्थों की मात्रा पाई जाती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे अपन देखते हैं कि कहां पर लवणता ज्यादा पाई जाएगी और कौन से भूभाग में लवणता कम पाई जाएगी। अब महासागरों का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर लवणता ज्यादा पाई जाएगी और दूसरी तरफ कौन सा भाग ऐसा है जहां पर कम पाई जाएगी। इसके कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला नंबर, लवणता कहां ज्यादा पाई जाएगी? लवणता ज्यादा कहां पाई जाएगी? पहला, जहां पर वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी। कहां पर? जहां पर वाष्पीकरण की, और वाष्पीकरण की क्रिया कैसे होती है? सूर्य की किरणों से। दोस्तों, जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उसमें शुद्ध जल ही भाप के रूप में ऊपर जाता है, लवण कभी भी नहीं जाता। तो लवणता कहां पर ज्यादा बढ़ेगी? जहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण ज्यादा होगा। दूसरा, हिम निर्माण। क्या हुआ? जहां पर हिम का निर्माण होगा वहां पर भी लवणता ज्यादा पाई जाएगी। तीसरा, पवनों से भी लवणता बढ़ती है। ये तो अपन ने लवणता ज्यादा बढ़ने के कारण बताया कि कहां कहां पर लवणता ज्यादा बढ़ेगी। वाष्पीकरण जहां पर ज्यादा होगा, दूसरा हिम निर्माण ज्यादा होगा, तीसरा पवने जहां पर ज्यादा एक्टिव रहेगी वहां पर लवणता बढ़ेगी। अब अपन देखेंगे कि कहां पर लवणता कम रहेगी। जहां पर सबसे पहले वर्षा सर्वाधिक रहेगी, वर्षा जहां पर सर्वाधिक रहेगी वहां पर क्या रहेगी? लवणता कम रहेगी। दूसरा, जहां पर नदियों का पानी ज्यादा आएगा वहां पर भी क्या रहेगा? लवणता कम मिलेगी। तीसरा, जहां पर हिम पिघलना, देखो ये तो हिम निर्माण था, और हिम पिघलना, जहां पर हिम पिघलेगी वहां पर भी क्या? लवणता कम मिलेगी देखने को। अब अपन देखते हैं विश्व में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ऐसी चीजें पाई जाती है। ये देखो पृथ्वी है दोस्तों, ये आपका ये उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के 0 डिग्री के आसपास। देखो दोस्तों, यहां पर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है, यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है, लेकिन वर्षा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस कारण यहां पर क्या पाई जाएगी? लवणता कम पाई जाएगी। वाष्पीकरण ज्यादा होता है लेकिन उसके साथ साथ वर्षा भी बहुत ज्यादा, दिन भर वर्षा प्रतिदिन यहां पर 2 से 4 बजे तक संवहनीय तरंगों की वजह से यहां पर वर्षा होती है। इस वजह से ये जो क्षेत्र है यहां पर लवणता कम पाई जाएगी। अगर महासागरों की औसत लवणता की बात करें, महासागरों की अगर औसत लवणता की बात करें तो कितने प्रतिशत औसत लवणता पाई जाती है? 35%। कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? 35%। पूरे महासागरों में 35% लवणता पाई जाती है। अब अपन बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी प्रतिशत पाई जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कितना प्रतिशत? 36%। उत्तरी गोलार्ध में लवणता की मात्रा कितनी है? 36%। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता की मात्रा है 34%। और एवरेज कितना हो गया? 35%। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध है यहां पर कितने प्रतिशत पाई जाएगी लवणता की? 36%। और यहां पर 34%। अब अपन दोस्तों ये देखेंगे कि कहां पर ऐसे कौन से अक्षांश हैं जहां पर लवणता की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी और लवणता की मात्रा कम देखने को मिलेगी। अपन ये देखते हैं, औसत लवणता कितनी बताई मैंने? 35। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी बताई? 34। उत्तरी गोलार्ध में कितनी बताई? 36। अब ये देखते हैं अपन एक बार, ये 36% और 34%। दक्षिणी गोलार्ध में 36%, उत्तरी 36 उत्तरी गोलार्ध में। अब अपन देखते हैं, आपने देखा होगा
की जो लवणता की जो मात्रा है, मैंने बताया था वाष्पीकरण यहां पर ज्यादा होता है। अब सबसे कम लवणता कौन से क्षेत्रों में मिलेगी और सबसे ज्यादा लवणता कौन से अक्षांशों पर मिलेगी? अगर अक्षांश की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश है 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक लवणता क्या पाई जाएगी? सर्वाधिक लवणता। सर्वाधिक लवणता देखने को मिलेगी 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अगर अपन दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री 30 अक्षांशों के मध्य सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? 30 अक्षांशों के मध्य सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? सबसे ज्यादा लवणता पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? लवणता सर्वाधिक। ठीक है। अब सबसे कम लवणता कहां पे पाई जाएगी? अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करें सबसे कम, अगर सबसे कम बात करें तो 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य सबसे कम लवणता देखने को मिलेगी दोनों ही गोलार्धों में। तो दोस्तों ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लोब में सबसे ज्यादा जो लवणता मिलती है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 डिग्री लवणता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और अगर सबसे कम की बात करें तो 40 डिग्री से 60 डिग्री सबसे कम लवणता देखने को मिलेगी, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। अब अपन देखते हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से महासागर हैं जहां पर सर्वाधिक लवणता मिलेगी और सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लवणता कौन से सागरों में मिलेगी और सबसे कम लवणता कौन से सागरों में मिलेगी। तो सर्वाधिक अगर लवणता की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक लवणता जो है, सर्वाधिक लवणता अगर सागरों की बात करें, अपन सागर की बात करें तो सर्वाधिक जो लवणता मिलती है लाल सागर, पहला नंबर पे लाल सागर, दूसरे पे फारस की खाड़ी और तीसरा है रूम सागर। तीसरा क्या है? रूम सागर है। लाल सागर में जो पाई जाएगी 37 से 41 और यहाँ पर 37 से 38 और रूम सागर में 37 से 39। ये जो सबसे कम लवणता। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है लाल सागर में, फारस की खाड़ी में और रूम सागर में। तो आपको ये कैसे, ये सागरों की बात कर रहे हैं अपन, फिर अपन झीलों की झील की बात करेंगे कि झीलों में सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है। अगर झील की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है वॉन झील। ये कहां पर है? टर्की में, तुर्की में स्थित है। दूसरी यहां पर मात्रा कितनी पाई जाती है? 330। दूसरी है मृत सागर, यहां पर 238। ये मृत सागर कहां पर है? जॉर्डन में। मृत सागर कहां पर है? जॉर्डन में। जॉर्डन में है और यहां पर कितनी पाई जाती है? 238। थर्ड पे है ग्रेट सॉल्ट लेक। ये कहां पर है? यूएसए, 220। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है
लाल सागर में पाई जाती है, कितनी 37 से 41। और सेकंड नंबर पर फारस की खाड़ी में 37 से 38। तीसरा रूम सागर में 37 से 39। ये तो सर्वाधिक लवणता वाले सागर हो गए। सेकंड, सर्वाधिक अगर झीलों की बात करें कि सर्वाधिक लवणता कौन सी झील में ज्यादा पाई जाएगी, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन से यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों आपको ये जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाएगी, और मैं भी आपको बताऊंगा सबसे कम लवणता भी किस महासागर में देखने को मिलेगी। तो झीलों में बात करें तो टर्की की वान झील है जहां पर 330। दूसरा है मृत सागर जॉर्डन में। ये जो सर्वाधिक जहां पर लवणता पाई जाएगी वहां पर मत्स्य पालन नहीं होगा। मत्स्य पालन के लिए बहुत कम लवणता वाले क्षेत्र होने चाहिए। तब पहले नंबर पर वान झील, यहाँ पर सर्वाधिक लवणता है। दूसरे मृत सागर, और तीसरा ग्रेट साल्ट लेक। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये झीलें कहां कहां पर स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया पीटीएक्स, ये जो आरएस 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट साल्ट लेक कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है, यूएसए के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। टर्की की वान झील, ये हमेशा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की की वान झील, और आपको ये सागर याद करें। अगर सागर आपको याद नहीं होते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं दोस्तों कि सागरों की कैसे सीक्वेंस याद करनी है, कि सर्वाधिक सागरों में लवणता कौन से सागरों पाई जाएगी। तो एक ट्रिक्स बनाई है मैंने अपनी, लालो फंस गयो रूम में। क्या लालो, अपने गांव में नाम होता है ना, लालो फंस गयो रूम में। रूम में, लालो फंस गयो रूम में। लालो से क्या हो गया, लाल सागर हो गया। फंस से क्या हो गया, फारस की खाड़ी हो गई। और रूम से क्या हो गया, रूम से क्या हो गया, रूम सागर हो गया। तो आपको ये ट्रिक्स याद रखनी है कि लालो फंस गयो रूम में। तो इस ट्रिक से आप सर्वाधिक लवणता वाले सागर याद कर सकते हैं। और अब अपन देखते हैं सबसे कम लवणता कौन से सागरों में पाई जाएगी। सबसे कम जो लवणता है कौन से सागरों में, ये तो अपन सर्वाधिक लवणता वाले देख लिए। अब अपन देखते हैं सबसे कम लवणता, सबसे कम लवणता वाले सागर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर आपको बताऊंगा यहां पर क्यों पाई जाती है। कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर, चौथा है बेरिंग सागर। यहां पर सबसे कम लवणता दोस्तों देखने को मिलेगी। आपको ये याद रखना है, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर। आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे कम लवणता कौन से क्षेत्रों में मिलेगी, जहां पर नदियां वर्षा होगी, वर्ष भर वर्षा होगी, जहां पर नदियों का पानी होगा और जहां पर हिम पिघलेगी, वहां पर क्या होगी, सबसे कम लवणता पाई जाएगी। तो दोस्तों कैस्पियन सागर में लवणता कम होने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कैस्पियन सागर में सबसे कम लवणता इसलिए पाई जाती है क्योंकि वहां पर अगर आपको पता हो तो यूराल नदी, कौन सी नदी, यूराल नदी और वोल्गा नदी, दोनों नदी अपना पानी कहां पर गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। इस वजह से यहां पर क्या होता है कि कम लवणता पाई जाती है। अब ज्यादा लवणता क्यों पाई जाएगी, मैंने आपको बताया था कि इस जस्टिस का उल्टा, जहां पर वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, जहां पर वर्षा नहीं होगी, जहां पर हिम का निर्माण होगा, तो वहां पर लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों ये अपना महासागरीय लवणता का टॉपिक पूरा करवा दिया। क्वेश्चन जो यहां से सबसे पहले उठेंगे, तो मैंने जो पहले आपको बताया था कि महासागरीय लवणता में कहां-कहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, आपको चारों की सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी कि महासागरीय लवणता में सबसे ज्यादा किस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो किस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड की 77%, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड जिसकी 10.9%, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट
4.7%। और चौथा आपको किसका याद है, कैल्शियम सल्फेट 3.6। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से आएगा, यहीं से पहला क्वेश्चन पुट अप होता है। दूसरा जो क्वेश्चन पुट अप होगा आपका ये होगा कि महासागरीय लवणता को प्रभावित कौन कौन सी चीजें करती है, कि किस वजह से तो सागरों में कम लवणता पाई जाएगी और किस वजह से ज्यादा। तो मैंने बताया था कि ज्यादा क्यों पाई जाएगी, जहां पर हिम निर्माण होगा, जहां पर वर्ष भर सर्वाधिक वाष्पीकरण की क्रिया हुई और पवनों के द्वारा। आपको पता हो तो मैक्सिको की खाड़ी, जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की जो खाड़ी है, यहां पर बहुत ज्यादा लवणता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जब महासागरों से जब धाराएं पवनी जब उठती है तो अपने साथ क्या है, लवण की मात्रा को लेकर उठती है, और ये जहां पर छोड़ेगी, जिस जहां से तो उठी है वहां से तो लवण की मात्रा क्या कर देगी, कम कर देगी, और जहां पर अब ये धाराएं उस पानी को छोड़ेगी वहां पर क्या होगा, लवणता की मात्रा क्या कर देगी, वृद्धि करेगी। तो मैक्सिको की खाड़ी में यही है, मैक्सिको की खाड़ी में सर्वाधिक लवणता क्यों पाई जाती है, पवनों की वजह से। क्योंकि जो जो धाराएं आती है, ठंडी और गर्म धाराएं, वो क्या करती है कि पवनों के साथ साथ अपने जो जल को उठाकर लेके जाती है, उसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है और मैक्सिको की खाड़ी में उस पानी को छोड़ देती है। इस वजह से मैक्सिको की खाड़ी में क्या है, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और दूसरा मैंने बताया वाष्पीकरण, वाष्पीकरण से भी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आपको पता हो तो वाष्पीकरण की क्रिया जहां पर ज्यादा होगी, आपको पता हो तो सबसे ज्यादा जो वाष्पीकरण की क्रिया होती है 30-35 डिग्री अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक वाष्पीकरण की क्रिया होती है। वैसे तो 0 डिग्री अक्षांश पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, लेकिन यहाँ पर दिन भर सामान्य तरंगों की वजह से, धाराओं की वजह से यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है, इस वजह से वाष्पीकरण की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि कहां पर तो ज्यादा लवणता पाई जाएगी और कहां पर लवणता कम पाई जाएगी और क्यों पाई जाएगी। सीधा सा फंडा आपको रखना है, यदि जहां पर वर्षा ज्यादा होगी, नदियों का पानी ज्यादा होगा, वहां पर क्या पाई जाएगी, लवणता कम पाई जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा एक लास्ट में बता देता हूं कि लवणता आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछ ले कि लवणता कौन सी, हिंद महासागर के परिप्रेक्ष्य में पूछ ले, तो ये देखो, ये भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीप है, ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, ये हिंद महासागर है। और हिंद महासागर में ये कौन सी जगह है, ये बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। अब देखो मैं यहीं से स्पष्टीकरण कर देता हूं, यहां पर अरब सागर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि बंगाल की खाड़ी में जो लवणता की जो मात्रा प्रतिशत पाई जाती है वो 30% पाई जाती है, जबकि अरब सागर में कितनी प्रतिशत पाई जाती है, 36। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है, 30%, और अरब सागर में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 36%। RS 2008 में ज्योग्राफी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता की मात्रा ज्यादा क्यों पाई जाती है। मेरे क्वेश्चन का आप अच्छे से सुनना, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में ज्यादा लवणता क्यों पाई जाती है। अगर आपने ध्यान से अगर मेरे वीडियो को देखा हो तो मैंने पहले ही बता दिया था कि लवणता कहां ज्यादा पाई जाएगी और कहां कम पाई जाएगी। मैंने बताया था ना कि जहां पर नदियां ज्यादा अपना पानी छोड़ेगी या जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर क्या होगा, लवणता क्या पाई जाएगी, कम पाई जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में आपको पता हो तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो नदी आती है अपने पानी को कहां पर छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। कहां पे छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। इस वजह से यहां पर लवणता कितनी प्रतिशत पाई जाएगी, 30% पाई जाएगी। दूसरा, इस अरब सागर में केवल नर्मदा और ताप्ती नदी, केवल बहुत कम नदियां यहां पर पानी छोड़ती है, इस वजह से यहां पर लवणता की मात्रा क्या पाई जाएगी, ज्यादा पाई जाएगी। दूसरा, यहां पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, यहां पर वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी कम होती है, इस क्षेत्र में वर्षा। दैट्स क्लियर। ये टॉपिक समझ में आ गया कि बंगाल की खाड़ी, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में लवणता की मात्रा कम क्यों पाई, ठीक है दोस्तों, कम क्यों पाई जाएगी, वर्षा होती है, नदियां आती है, नदी अपने पानी छोड़ती है,
तो इस प्रकार आज अपन ने महासागरीय लवणता के बारे में पढ़ा और जो क्वेश्चन जो यहाँ से पुटअप होंगे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है सर्वाधिक लवणता वाले सागर कौन से हैं, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है और सबसे कम लवणता वाले सागर कौन से हैं। तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है महासागरीय लवणता, इस टॉपिक से रिलेटेड इस कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। जो मैंने आज आपको बताया है पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे लवणता वाले। आज तक के कंपटीशन में उठा के देख लो कि जितने भी कंपटीशन में एग्जाम में पूछा गया लवणता से संबंधित वो क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देखना और अच्छे से समझ में आया होगा और इसको एक बार वापस से आप रिवाइज करना। ठीक है, थैंक यू।